करते हैं। डॉक्टर इब्राहिम साहब को वेलकम करते हैं अपनी ट्रांसमिशन में। तो डॉक्टर साहब, अब आजकल जो ये इस वक्त माहौल चल रहा है कोरोना का, वो जो कॉमन एहतियाती तदाबीर हैं वो तो सभी लोगों को पता है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी तकरीबन सभी लोग जानते हैं। अब ज़रूरत किस चीज़ की, ये लोग इससे बढ़कर और क्या कर सकते हैं, अपना बचाव किस तरह से करें, क्या इस वक्त आप लोगों से बात करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। बेसिकली देखें, कोरोना के बारे में तो सबको बहुत कुछ पता है और लोगों को अवेयरनेस भी पता है, गवर्नमेंट भी बता रही है, हमारे टीवी चैनल, सोशल मीडिया, हर जगह आपकी पता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि घर पे रह के आपको तब भी थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग 1 मीटर के फासले पे रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर आप घर में रहें तो मास्क पहनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं जब तक कि आप में कोई सिम्टम्स ना हो। और अगर आप जो तदाबीर हैं, तदाबीर का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई बीमार हैं तो आपको एक डॉक्टर से ऑफकोर्स राब्ते में रहना है और उससे आपको मालूमात लेनी है कि आइदर टू यूज़ फर्दर ड्रग्स और नॉट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अदरवाइज़ तो एज सच कोरोना में कोई एज सच बहुत कुछ जानने की, जान तो चुके हैं, बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली सोशल डिस्टेंस। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है असफर नईम कराची से, उनसे पूछ लेते हैं कि उनका क्या सवाल है। बताइएगा असफर, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? जी, मेरा एक तो सवाल ये है कि शीरख्वार बच्चों को अगर कोरोना हो तो कैसे पता चला जाए, और सैनिटाइजर जो कि आजकल अवेलेबल नहीं है, हम बाहर जाते हैं, घर आते हैं तो साबुन से हाथ धो लेते हैं, लेकिन घर बाहर जाएं तो फिर किस तरह सैनिटाइजर बनाएं? देखिए, पहले अगर आपका सवाल है कि शीरख्वार बच्चे को अगर कोरोना हुआ है, एक तो WHO की रिपोर्ट के हिसाब से कोरोना के केसेस इतने छोटे बच्चों को हुए नहीं हैं। अगर हुए भी हैं तो बहुत लिमिटेड हैं। अगर पूरी दुनिया में अगर हुए हैं तो 1 to 2% ही शायद उसके कुछ सिम्टम्स नमूदार हुए हैं। स्पेशली अगर कोई चीज़ कोरोना वाली हो रही है तो पहले तो आपको देखना है कि कांटेक्ट घर में है या नहीं है, क्योंकि शीरख्वार बच्चे का सबसे बड़ा कांटेक्ट मदर है या फादर है। अगर मदर या फादर में से किसी को है या घर में किसी को है तो उनको तो पहले तो आइसोलेट करना है या फिर क्वारंटाइन करना है। तो अगर क्वारंटाइन है, अगर छोटे घर हैं तो आपको क्वारंटाइन एरिया में जाकर रहना है, अगर बड़े घर में हैं तो आपको एक रूम में मुख्तस होकर रह जाना है। दूसरा आपका सवाल था कि आपको दूसरा क्या सवाल था? सैनिटाइजर का वो कहते हैं सैनिटाइजर, ओके। सैनिटाइजर देखिए, बहुत सारे प्रोग्राम्स में हर जगह बता चुका हूँ कि सैनिटाइजर्स की जितनी इम्पोर्टेंस है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस एक साबुन की और पानी की है। अगर साबुन और पानी भी नहीं है तो आप यू कैन यूज़ अ मिट्टी ऑल्सो, यानी जो हमारी सुन्नत भी है कि हम मिट्टी से जैसे तयम्मुम करते हैं, इसी तरह हम अपने आप को डिसइंफेक्ट करने के लिए मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप कहीं ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर कुछ भी नहीं है। सैनिटाइजर्स का सबसे अच्छा इलाज ये है कि अगर आपने एक छोटा सा अल्कोहल ले लिया या स्प्रिट ले लिया, जो बहुत आम तौर पे मिल सकता है, वो भी आप अपने साथ कैरी करके हो सकता है, क्योंकि वो अल्कोहल बेस्ड होता है। 100% 20 सेकेंड्स आप अगर साबुन से हाथ धोते हैं तभी वायरस जो है वो किल होता है और वायरस हमारे हाथों से डिसइंटीग्रेट होकर चला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डिसइंटीग्रेट, यानी मतलब अपने आप को डिसइंफेक्टेंट करने का तरीका सिर्फ साबुन है। स्पेशली आपके जो हैंड सैनिटाइजर्स भी हैं उसकी भी अफादियत दुनिया में अगर देखें तो सिर्फ 10 to 20% है, 100% तो सिर्फ साबुन और पानी ही है। सही। तो डॉक्टर साहब, अभी जो शीरख्वार बच्चों का भी इन्होंने सवाल किया था, वो जो आपने WHO की रिपोर्ट का भी जिक्र किया कि ज़ाहिर WHO की रिपोर्ट में भी है कि बच्चों को बहुत ही कम रेशो है, बल्कि ना होने के बराबर है। क्या इसकी वजह सामने आ रही है? ये तो अच्छी बात है कि ज़ाहिर है ये बच्चों को इफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन इसकी कोई वजह जो आपकी समझ आई हो? देखिए, आपको एक बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि बच्चों का जो इम्यूनिटी पावर होता है ना, जो माँ का बच्चा दूध पी रहा होता है, एक तो माँ का दूध जो है वो इन्फेक्टेड फ्री होता है, वो इसमें IgA लेवल्स इतने अच्छे होते हैं कि आपके बहुत सारे बड़े से बड़े इन्फेक्शन जो है उसको भी कंट्रोल कर लेते हैं और वो इन्फेक्शन बच्चों को होने ही नहीं देते, न्यूनेट्स को स्पेशली। तो आपका बच्चा वैसे ही आपका 6 महीने ब्रेस्ट फीडिंग ऑलवेज वी प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग, कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करें और टॉप फीड ना दें, तो आपका बच्चा वैसे इम्यूनिटी को जो है उसकी बूस्ट रहेगी। सही। मुल्तान से एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उन्हें शामिल कर लेते हैं। अल्लाह रखा है। अल्लाह रखा, आपका क्या सवाल है? जी, दरअसल मैं पूछना ये डॉक्टर साहब से चाह रहा था कि जो गरीब मतलब मिस्त्री मजदूर वगैरह जो काम कर रहे हैं वो तो इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं ना, तो उनके लिए क्या एहतियात हो सकती है? मतलब ये इसके लिए सैनिटाइजर भी तो इस्तेमाल नहीं करते, वैसे भी वो हाथ मुंह भी मतलब इतने आसानी से नहीं धोते, तो वो जब घर जाते हैं बच्चों के लिए भी मिलना जुलना होता है उनका, तो इनके लिए क्या एहतियात वैसे जरूरी बनती है ऐसे आपके लिए?
देखिए, एहतियात हर आदमी के लिए एक ही है। आइसोलेशन का मतलब है अलग रह के, आप दूर रह के काम करें। कल आपने अगर न्यूज़ में पढ़ा हो तो मस्जिदों का भी पूरा, अगर मस्जिदों में इजाज़त मिली है तो प्रॉपर तरीके से इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग करके मस्जिदों में इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बना के दिया है। इसी तरह हॉस्पिटल्स में भी हमने सारे स्ट्रक्चर्स इसी तरह बना के दिए हैं कि आपको एक इस तरह फासले से रह के बात करनी है, मतलब कि 1 मीटर होना चाहिए, उससे फासले से बात करें। अगर आप किसी के साथ, मजदूरों के साथ मिलके भी काम कर रहे हैं तो भी आप एक डिस्टेंस रखें, मतलब आपको एक फ़ासला रखना है। जितना फ़ासला रखोगे, ये बीमारी का सबसे बड़ा नुकसान है सिर्फ करीब रह के आप काम कर रहे हो। अगर आप में आपको लगता है कि किसी को इन्फेक्शन है, किसी को खांसी है या किसी को बुखार जैसी कैफियत हो रही है, तो वैसे भी वो अपने आप को थोड़ा सा, अगर अपने आप को अलग कर ले और अगर टेस्ट की फैसिलिटी आपके इलाके में है तो टेस्ट ज़रूर कराएं। अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा दूर रहने के अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो कि मार्क्स भी हम हर जगह नहीं कह रहे कि हर जगह मार्क्स मिले, क्योंकि मार्क्स एवरी टाइम नहीं मिल रहे हैं। और मार्क्स में भी हम ज़्यादा प्रमोट करते हैं, अगर फ़र्ज़ करो कि आप सर्जिकल मार्क्स आपको नहीं मिल रहा है तो आप एक कपड़े का मार्क्स ले लो। अगर आपने 5 ले लिए हैं, उसको रिपीटेडली डिसइंफेक्टेंट जो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें अच्छी तरह आपने इसको वॉश कर लिया, तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हैंड वॉश की फैसिलिटी आपको ऑफ कोर्स करनी है। अदरवाइज़ आप गर्म मिट्टी में अपना हाथ डाल के इसको अच्छी तरह अपने आप को करें, तो वैसे भी वायरसेस, बैक्टीरियाज जितनी हमारी गर्म मिट्टी होती है उसमें किल्स हो जाते हैं। ये तो एक बहुत बड़ी रिपोर्ट भी पिछले कुछ सालों में आ चुकी है कि हमारे जितने भी वायरसेस हैं वो किल होते हैं कुछ डिग्री के बाद, कुछ जैसे 27-28 डिग्री के बाद वैसे भी वो किल होना शुरू हो जाते हैं। और गर्म मिट्टी तो वैसे भी बहुत डिसइंफेक्टेड हो ही जाती है। ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब, एक और कॉल है घोटकी से, आशिक अली हमारे साथ हैं। आशिक, क्या सवाल है आपका? आशिक अली, सवाल कीजिएगा, क्या सवाल करना चाहेंगे? सर, ये हम घर में, हमारे यहाँ पर जो है ना, किसी को भी कोई ऐसा, सर यहाँ पर घर में जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जी, तो किसी को कोई भी इंफेक्शन वगैरह नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी से। ये बच्चे खाना वगैरह हम लोग साथ फैमिली मेंबर्स बैठ के खाते हैं, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो डॉक्टर साहब, जिनको कोई इन्फेक्शन ना हो, अगर 6-7 लोग मिलकर साथ बैठकर खाना खाएं तो वो तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ये आइसोलेशन मतलब कि ये बीमारी आप घर पे लाते हैं, इट्स एन गेस्ट। कोरोना इज़ ऑलवेज अ गेस्ट, आप खुद लेके आएंगे। अगर घर में कोई, सब सेहतियाब हैं, अगर घर में किसी को कोई इन्फेक्शन नहीं है, थोड़े से फासले पर रह के अगर आप खाना खा रहे हैं, थोड़े से फासले पर रह के आप इंजॉय कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, या आप कोई भी चीज़ थोड़े से फासले पर रह के कर रहे हैं और हैंड वॉश प्रॉपर कर रहे हैं, तो इससे इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि ये इन्फेक्शन सिर्फ और सिर्फ बहुत करीब रह के, और इन्फेक्शन टू इन्फेक्शन, ह्यूमन टू ह्यूमन आपको लगेगा, अदरवाइज़ नहीं लगेगा। अगर आप बाहर जाएंगे तो आप ऑफ कोर्स उस वायरस को आप इनवाइट करेंगे अपने घर में, तो ऑफ कोर्स स्टे होम, स्टे सेफ। सही। तो डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी गवर्नमेंट ने खोलने का ऐलान किया है, उसमें जो मजदूर काम कर रहे होते हैं वो चीज़ों को एक्सचेंज भी करते हैं एक दूसरे को, वो ईंटें हों, सीमेंट हो और दूसरी चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए ग्लव्स और मास्क की कितनी इंपॉर्टेंस है? ठीक है, ऑफ कोर्स आपको मैंने कहा कि एक तो आप ये आपको बता दूं कि ये जो वायरस है उसके, अगर आप धूप में काम कर रहे हैं तो उसकी वायरस की अफादियत जो है बहुत कम हो जाती है, यानी मतलब आपकी बॉडी के अंदर बहुत कम काम करता है। और वैसे भी अगर आप देखें तो हमारे मुल्क में जो वायरस की जो शय आई है वो बहुत ही कम परसेंटेज की है, और इसकी जो नुकसानात हैं वो बहुत कम है निस्बतन का। अगर आप देखें कि इट्स एन जो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर वाले अपना मुल्क हैं उसमें वो वायरसेस ज़्यादा अटैक किया, अदरवाइज़ हमारे मुल्क में कम किया। अब आप आ जाएं, अगर आप मज़दूर हैं, मज़दूर को साथ आपको काम करना है, तो इसमें भी आपको देखिए हर चीज़ के लिए एक SOPs है। SOPs हर गवर्नमेंट ने हर एक के लिए बना दी, जैसे मस्जिद में बना दी, हॉस्पिटल में बना दी, ऐसी कंस्ट्रक्शन के लिए भी फैसिलिटीज़ के लिए उन्होंने एक हमेशा SOPs बना दिए हैं कि आपको दूर रह के काम करना है। ईंटों से अगर ईंटें आपको है तो आपको डिसइंफेक्ट रहना। देखिए, अगर आप बीमार है तो ऑफकोर्स यू हैव टू स्टे होम, आपको बाहर नहीं निकलना है। और अगर आप निकल रहे हैं, तो या आप दूसरों को, लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। और आपको जो बिल्डर्स हैं या जो भी आप जो लोग काम करवाना चाह रहे हैं उनको पूरा प्रॉपर आपको डिसइंफेक्टेंट करवाना है इन पेशेंट्स को या नॉर्मल लोगों को, और फिर वो काम पे लगाएं। और थोड़ा सा फासला रखें। जैसे आप अभी जो फैक्ट्री की बात हो रही थी, इन्होंने फैसिलिटेशन कैसी अच्छी तरीके से कर दी थी। जो फैसिलिटेशन करवाने की बात है कि वो आपका, ठीक है, यानी फैसिलिटेशन कराने की बात है और थोड़ा डिस्टेंस रखने की जरूरत है। कराची से कॉलर शामिल कर लेते हैं। इरम हमारे साथ मौजूद हैं। इरम, आप क्या पूछना चाहती हैं? डॉक्टर साहब, अगर किसी को 8-10 साल पहले टीबी हुआ है तो उनके लिए क्या वो है कि उनको भी ये हो सकता है? और दूसरी बात ये है कि अगर किसी को ये है
कोरोना, तो उनके साथ बैठने से या उनसे टच नहीं हो, अगर 3 से 4 फीट की दूरी में अगर रहते हैं तो भी लग सकता है क्या? आपके 2 सवालात हैं। पहला सवाल का आंसर तो मैं आपको बता दूं कि WHO की रिपोर्ट के हिसाब से फर्स्टली तो ये है कि इस वायरस पहले तो आया नहीं है, पहला दफ़ा ये हमारे पैंडेमिक हुआ है। और दूसरा WHO कहती है कि हमें ये नहीं पता अगर कोई किसी को ये वायरस हो चुका है कि दोबारा होगा या नहीं होगा, वी डोंट नो। स्टिल वी डॉक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टिल फाइंडिंग इट आउट कि ये रेजिस्टेंट वायरस है या इंटरमिटेंटली बार बार ये अफेक्ट करेगा लोगों को। स्टिल रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में ये कहते हैं कि दोबारा ये अफेक्ट कर सकता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो अंदर बॉडी में जाके आम फ्लू की तरह रेजिस्टेंट होता है नहीं होता। दूसरा, अगर आप कहती हैं, दूसरा सवाल आपका ये है कि कोरोना का पेशेंट, अगर कोरोना का पेशेंट है तो आपको 2 चीज़ें हैं। आपको एक तो क्वारंटाइन एरिया में जाके रहना है अगर छोटे घर हैं, अगर बड़ा घर है तो आपको यू हैव टू आइसोलेट योर सेल्फ इन योर रूम, और वो किसी से नहीं मिल सकता है फॉर 15 डेज़। इसके बाद वो दोबारा टेस्ट कराए, टेस्ट कराने के बाद देखिए अगर वो PCR की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो फिर वो अपनी एहतियाती तदाबीर के साथ तो बाहर अपने आइसोलेशन से बाहर है, अदरवाइज़ उसको आइसोलेशन से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस इन्फेक्टेड पीरियड, इसकी जो इन्फेक्टिव पीरियड है 2 वीक्स है, और उसके बाद 3 वीक्स और 4 वीक्स तक भी हमने देखा है कि ये वायरसेस अटैक कर रहे हैं और उसको इन्फेक्टेड कर सकते हैं दूसरे लोगों को। ठीक है, एक और कॉलर हैं सज्जाद कराची से हैं। सज्जाद, क्या सवाल करना चाहेंगे? जी, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि खुदा न खासा कोरोना हो तो इसकी लामतों में ये नज़ला जो है सख्त नहीं होता है, ये वक्त से होता है? ठीक है, ये डॉक्टर सिम्टम से मुतालिक पूछ रहे हैं कि नज़ला बहुत ज़्यादा शदीद होता है या वक्फे वक्फे से होता है? सबसे बड़ी बात कि इस वायरस में हम जो इन्फ्लुएंजा और कोरोना, इसमें जो डिफरेंशिएट यही है कि इसमें नज़ला नहीं होता, मतलब नाक के ज़रिए कुछ नहीं होता। इसमें सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्टेड होता है वो गले में होता है, जिसमें ज़बरदस्त किस्म की खराश पैदा होती है। इसमें आपके ब्रीदिंग इश्यूज़ होते हैं, आपको लगता है कि ब्रीद आप यानी प्रॉपर आप सांस नहीं ले सकते, और प्लस साथ में फिर आप जब आपके जो इन्फेक्शन लंग्स में जाता है तो आप ब्रीदिंग पैटर्न ही आपका ख़राब हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टार्ट ही होता है हाई ग्रेड फीवर से, लो ग्रेड फीवर हमने कम देखे हैं। चिल्स होते हैं, मतलब सर्दी लगना शुरू होती है, गले में खराश होती है, गले से बोलना मुश्किल हो जाता है, सांस लेना मुश्किल होता है, और साथ में हाई ग्रेड फीवर होता है। लेकिन हमने कुछ केसेस ऐसे भी देखे हैं जो आम तौर पे दूसरे इन्फेक्शन के साथ भी ऐसे सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, कोरोना नहीं होता। उसके सिर्फ और सिर्फ डायग्नोसिस यही बन सकती है कि आप PCR टेस्ट करवाएं। PCR अगर नेगेटिव आता है तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके दूसरे मर्ज के लिए इलाज करा सकते हैं। स्टिल वी डॉक्टर्स आर ओपन फॉर यू फॉर ऑल टाइम, 24 आवर्स। हॉस्पिटल की सारी इमरजेंसीज खुली हुई हैं। हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू जितनी SOPs हैं फॉलो कर रहे हैं। जितने हमारे डॉक्टर्स हैं जो हॉस्पिटल की ड्यूटीज़ पे हैं, जो स्टाफ हैं, वो प्रॉपर गाउन, मास्क और ग्लव्स के साथ काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आपको सबको एंटरटेन करेंगे, एक्सेप्ट कोरोना है या नहीं है। सही है। नादिया हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है चकवाल से। नादिया, आप डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहेंगी? मैडम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा 4.5 साल का है, इसको तेज बुखार हो रहा है, सर्दी लग के इसको ना ये कांपना शुरू हो जाता है, और सांस इसकी उखड़ी उखड़ी सी होती है, जैसे नमूना हो रहा होता है ना बच्चे को, तो वो इस तरह की सांस लेता है। और कितने दिन से हो रहा है नादिया, ये भी बता दीजिएगा? 3 दिन हो गए हैं। पहले भी इसको इन्फेक्शन हुआ था नज़ले जुकाम का, वो हमने कहा शायद मौसमी तब्दीली की वजह से हुआ है, तो दवाई वगैरह ली थी, एंटीबायोटिक एमाक्सिल वगैरह से ठीक हो गया था, लेकिन प्रॉपर नहीं ठीक हुआ। फिर दोबारा से इसको ठंड लग के ना कांपना शुरू हो जाता है बच्चा, और तेज बुखार हो जाता है। दवाई देते हैं पैनाडॉल, थोड़ी देर के लिए आराम आता है, उसके बाद फिर इसी तरह हो जाता है। अच्छा, आपके सवाल के हिसाब से है कि इसके बुखार है और इसके साथ इसको नज़ला और खांसी भी है। मैंने आपको बताया इस बीमारी में, कोरोना में नज़ला नहीं होता, ये इन्फ्लुएंजा नहीं है, ये कोरोना है। कोरोना हमेशा गले पे ज़्यादा अटैक करता है। फिर अगर दोबारा रिपीटेडली अगर बच्चे को ये इन्फेक्शन हो रहे हैं तो आपको पहले देखना है कि ये एलर्जी और अस्थमा वाला बच्चा तो नहीं है। अगर एलर्जी फ्रिक्वेंट हो रही है वेदर की वजह से तो आपको उस तरफ ही सोचना है, उसी तरह का इलाज कराना है। अगर डिफ्रेंशिएट करना है इनिशियली बेस पे तो आपको हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल में जाके आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना है, उस फासले पे रहना है, आपको मास्क के बगैर नहीं जाना, बच्चे को भी मास्क पहनाना है, आपको भी पहनाना है। फिर आपको इनके 2 टेस्ट इंपॉर्टेंट है, एक CBC और एक CRP, जिससे हम डायग्नोस करते हैं आया ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। इसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इसकी कैफियत कोरोना वाली है या नहीं है। अगर रिपीटेडली इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये चीज़ आप उसको घर बैठ के ट्रीट करें, अगर हम इसको जो मेडिसिन देते हैं। दूसरा, आप होम रेमेडीज़ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे अजवाइन का पानी आप अदरक में मिला के पिलाएं, कलौंजी नो डाउट
अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म भी है और हमारी सुन्नत भी है, तो कलौंजी का पानी दे सकती हैं, कलौंजी आप इसको खुला भी सकती हैं, वो इम्यूनिटी बूस्टर्स भी हैं। दूसरा, आप लेमन का अदरक में मिला के थोड़ा सा पानी गर्म करके रिपीटेडली शहद के साथ मिला के पिलाएं, एक सूदिंग इफेक्ट होती है, उससे भी बच्चा बहुत जल्दी सेहतियाब हो जाते हैं। इवन दो कि आप मेडिसिन यूज़ करें या ना करें, कई दफ़ा ये मामूली से वायरस जो है ठीक हो जाते हैं। दूसरा, अगर आपके शहर में मॉस्किटोज़ हैं, मतलब मच्छर हैं, और अगर उसकी वजह से भी बच्चे को फीवर हो सकता है, क्योंकि एज ए IMNCI मास्टर ट्रेनर हम हमेशा ये देखते हैं कि अगर आपका इलाका मच्छरों से भरा हुआ है तो आपको एंटी मलेरियल मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है, अगर आपका बच्चा चिल्स के साथ प्रेजेंट कर रहा है, फीवर के साथ। ठीक है, मिसेस हुसैन है कराची से, एक और कॉलर है। मिसेस हुसैन, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस हुसैन बात कर रही हूँ कराची से। जी सर, मुझे ये पूछना था कि हम घर में ये डिसइंफेक्टेंट सिरप स्प्रे किस तरह बना सकते हैं। सेकेंडली, मुझे ये पूछना था कि डिसइंफेक्टेंट स्प्रे जो हम हर चीज़ों पे करेंगे उसको वाइप करना ज़रूरी है, बिकॉज इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर अस कि हम हर एक चीज़ को, घर की हर एक चीज़ को वाइप करें या उसको मतलब बिल्कुल साफ करें। तो क्या ये इम्पोर्टेंट है? थोड़ा सा इसके मामले में गाइड कर दीजिएगा। जी डॉक्टर, वेरी गुड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपने रेज़ किया। देखिए, डिसइंफेक्टेंट आप घर में ऑफ कोर्स इस माहौल में तो आप बना नहीं सकती हैं, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही लेना होता है और आपको स्प्रे करना होता है। लेकिन बहुत सारे बाज़ार में ब्रांड्स मिल रहे होते हैं जिसका आप नाम नहीं ले सकते हैं, जो डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं आप। तो आप उसको डिसइंफेक्टेंट लें, एक 1 ml की बॉटल लें और उसको आपको मिलाना है 1000 ml में मिलाया। अगर 1 लीटर 1000 ml मतलब 1 लीटर की बॉटल में आपने मिलाया और इसको आप कहीं भी आप स्प्रे करें, साफ़ कपड़े से लेके थोड़ी देर में 5 मिनट बाद आपको उसमें पोंछ देना है कुछ साफ़ कपड़े से, तो आपका वो एरिया डिसइंफेक्टेड हो जाएगा। क्योंकि ये कोरोना वायरस जिस लेयर पे भी रखता है उसकी अलग अलग अफादियत हैं। जैसे कि ग्लास पे अगर है तो 3 आवर्स है, स्टील पे है तो 12 आवर्स है, जो हमारे जो पेपर मनी है उस पर 3 आवर्स है, हमारे जो मार्क्स हैं उस पर 3 आवर्स है। तो आप हर चीज़ को डिसइंफेक्टेड करने के लिए स्प्रेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए ग्लव्स यूज़ करें। सबसे इंपॉर्टेंट, घर में अगर आपको इस तरह अगर ऐसी है कि आपको इस तरह डिसइंफेक्टेंट करना है या बाहर जाना है, गाड़ी पे भी आप इसी तरह करें कि अगर आपने गाड़ी के हैंडल्स पे भी दूर से तो कुछ फासले से 15 सेंटीमीटर के फासले से आपने स्प्रे करना है। आपने स्प्रे किया और एक साफ़ सुथरे कपड़े से जो आपने घर में अच्छी तरह डिसइंफेक्टेंट वाटर से या फिर खोलते हुए पानी या डेटॉल या विनेगर में डाल के आपने इसको आपने डिसइंफेक्टेड किया है कपड़ा, आपने उससे 5-10 मिनट बाद उसको पोंछ लिया। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये डिसइंफेक्टेंट करने के तरीके हैं। अच्छा, फ़खर अब्बास शाहकोट से हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी मैडम, जानना चाह रहा हूँ कि जो दूसरे ममालिक से पाकिस्तान में जो कोरोना के मरीज ऑलरेडी आ रहे हैं, उनसे अगर दूसरे लोगों में यानी कि पाकिस्तान के किसी भी फर्द को हो सकता है कोरोना, तो इसमें से ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो अगर किसी जानवर को लग जाए, जैसा कि दूसरे ममालिक में बताया जा रहा है कि कोरोना जानवरों में भी पाया गया है, ठीक है, तो इस बारे में जानना चाह रहा हूँ कि अगर वो गोश्त किसी कसाई किसी जानवर को लग जाए, वो जानवर को ज़िबा करके वो मार्केट में चला, इसकी वजह जानना चाह रहा हूँ कि उससे भी कोरोना हो सकता है किसी फर्द को भी। देखें, पहला 2 सवाल हैं इसमें भी आपके। एक सवाल है जो बाहर से लोग आ रहे हैं, दूसरा सवाल है कि आपके जानवरों में फैलेगा नहीं फैलेगा। पहला सवाल ये है कि जो भी इंसान दुनिया में, पहले तो ट्रैवलिंग बंद हुई है, सारे दुनिया के एयरपोर्ट सारे शट डाउन हैं। अगर कोई स्पेशल फ़्लाइट से कुछ लोग आने वाले भी हैं या कुछ आए हैं, तो उनका सबसे जितने भी वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, उन्होंने जो प्रोटोकॉल्स बनाया है कि हर आदमी जो भी आएगा वो 14 से 15 दिन क्वारंटाइन एरिया में रहेगा। PCR उसका एक दफ़ा होगा, 14 दिन बाद दोबारा होगा। आया उसको इन्फेक्शन है या नहीं है, उसको क्वारंटाइन एरिया में रहना है, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा, इंसानों से जानवरों में ये जो बीमारी है कोरोना वायरस है मुंतकिल नहीं हो रहा। ये कुछ मैमल्स थे जिनसे ये वायरस फैला और इंसानों में आया। कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो वायरसेस फैला सकते हैं, आप किसी जानवर में ये वायरस नहीं फैला सकते। डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है कि लोग कई मिनरल वाटर तो इस्तेमाल करते हैं दुकानों से या बोतल से ले आते हैं कोई भी कंपनी का। किससे? लेकिन ये है कि टैंकियों में जो पानी होता है, टैंकियों में घरों में अक्सर वो लोग यूज कर रहे हैं। क्या टैंकियों में भी पानी पीने से कोरोना आ जाएगा? और जो दरवाजों में जो लगे होते हैं अपना लोहे के दरवाजे, क्या जब दरवाजा खोलते हैं तो उसमें भी कोरोना होगा और टूटियों में भी कोरोना आ सकता है?
ये बड़ी कंफ्यूजन सी हुई है। ये जो तीन टैंक सवाल हैं, ये तीन सवाल हैं। पहले तो पानी का, तो पानी का जो टैंक है उसको आप हमेशा क्लोरीन वाटर डाल के रखें। और सबसे जो पुराना हल है हमारा दुनिया में सुन्नत के हिसाब से भी, एक फिटकरी डेली बेसिस पे आप यूज़ करें। जो भी आप पानी यूज़ कर रहे हैं एक बॉयल करके आप फिटकरी यूज़ करें। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर नहा रहे हैं तो इससे कोरोना नहीं फैलता। ये तो आपकी मिसपरसेप्शन है, वो ख़त्म कर दें कि नहाने से नहीं होता। नहाने से तो आप वैसे भी साबुन यूज़ करते हैं और डिसइंफेक्टेंट वैसे ही हो रहा है। दूसरा, आपके जो स्टील के डोर्स हैं, स्टील के डोर्स को आप टेप लगा के रखें, क्योंकि स्टील में और पेपर से अगर जो प्लास्टिक का जो टेप है उसमें जो कोरोना फैल रहा है या जो कपड़ा लगा हुआ है उसमें जो कोरोना है उसकी अफादियत, उसकी जो इन्फेक्टिविटी पीरियड है वो कुछ 1 या 2 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 घंटे है। अगर वो धूप में है तो उसकी वैसे भी इन्फेक्टिविटी कम हो जाता है, लेकिन स्टील पे और रोड पे उसका 12 घंटे का वो है इन्फेक्टिविटी पीरियड है। रोड पे भी जो हमारे जो अपना रोड्स होते हैं, और दूसरा स्टील पे, तो स्टील पे आप टेप लगा के रखें। दूसरा, आप जो टोटियाँ हैं फॉर्स, अगर आप मस्जिद में जा रहे हैं या कहीं आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे आपने यूज़ कर रहे हैं, तो आप ऑफ कोर्स पहले आप साबुन आपने अपने एरिया अपने साबुन से उसको पहले वॉश करना है। इसके बाद अपने आप को 20 सेकंड्स के लिए हाथ को वॉश करना है। उसके पहले तो आपने ये सीखना है कि हैंड वॉश करना कैसे है। उसके 8 स्टेप्स हैं, एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 8th, और 8 करते नाखूनों तक आपको साबुन जाना चाहिए। और इसके बाद आपने हैंड वॉश किया, और आपने वो हैंड वॉश करने के बाद उस साबुन को भी साबुन से आपने थोड़ा सा टिप कर दिया टैप पे कि आपके पास कोई इन्फेक्शन हो या दूसरे को वो इन्फेक्शन ना लगे। तो ये चीज़ फैलाने वाली बात है। एजुकेशन टू एजुकेशन, ह्यूमन टू ह्यूमन हो सकता है। तो आपको ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट हर वक्त आपके साथ नहीं होगी, आपके पास खुद एक एजुकेशन है। हम लोग आपको एजुकेट कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, और रिपीटेडली हर डॉक्टर आके कर रहा है, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, न्यूज़ एंकर्स कर रहे हैं। हर आदमी आपको इन्वॉल्व हुआ है इन चीज़ों में कि आपको डिसइंफेक्ट कैसे करना है। सही। एक और कॉलर है हमारे साथ कराची से, जावेद, आप क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? एक कजन है, उसकी उम्र जो है 25 साल है। अच्छा, उसको वो जो है ना स्मोकिंग, अच्छा खासा स्मोकिंग करता है वो, लेकिन जब सितंबर या अक्टूबर का महीना आता है तो हल्का सा उसको सांस का प्रॉब्लम होता है ना, हल्की तेज होती है उसकी सांस, यानी कि हल्का सा सांस का प्रॉब्लम है उसके साथ। तो खुदा न खासा ये कोरोना कहीं इसको अफेक्ट तो नहीं करेगा? ये चीज़ मुझे थोड़ा सा खुदा न खासा वो होता है इसमें, तो क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कुछ आप बताएंगे इसके बारे में? थैंक यू। अगर अस्थमा वाला पेशेंट है, एज माय फील्ड है अस्थमा एंड एलर्जीज़, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखें अस्थमा और एलर्जीज़ वाले पेशेंट जो हैं वो कितने सालों से बहुत सारी मेडिसिन ले के अपनी इम्यूनिटी को वैसे ही बहुत सारी लोअर डाउन कर चुके होते हैं। इसमें स्पेशली डॉक्टर्स या आप खुद भी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे स्टेरॉइड्स, बहुत सारे स्प्रेज यूज़ करके आपने अपनी इम्यूनिटी का लोअर डाउन लेवल ले आए हैं। तो कोई भी इन्फेक्शन होगा, देखें इन पेशेंट्स को जो अस्थमा एलर्जी वाले पेशेंट्स होते हैं, ऑफ कोर्स उनको हर वक्त हर दफ़ा इन्फेक्शन, कोई भी अगर इन्फ्लुएंजा है तो वो भी वेदर में अटैक ज़्यादा करेगा, और कोरोना भी होगा तब भी उसको अफेक्ट ज़्यादा करेगा। तो ऑफ कोर्स उसको वही चीज़ जो मेंटेन करनी है, उसी तरह के अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप रखना है, जो हमने आपको पिछले सवाल में बताया कि इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे रखते हैं। तो एक तो इम्यूनिटी को बूस्ट रखना है, दूर रहना है लोगों से, मास्क ज़रूर पहनना है। ऑफ कोर्स अगर सर्जिकल मास्क नहीं मिल रहे हैं, N95 नहीं मिल रहे हैं, नो इश्यूज़, आप कपड़े का मास्क लेके कपड़े का मास्क बनाएं। अगर आपको ज़्यादा डस्ट से एलर्जीज़ हैं तो आपने डबल फोल्ड करके अपने कपड़े का मास्क बना लिया। ज़रूरी नहीं है कि, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सर्जिकल मास्क हो या N95 हो तभी आप बच सकते हैं। इतनी कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है मास्क की जो हमने इतना इशू बनाया हुआ है। Still, we have to use the mask, we have to use the gloves, we have to isolate, we have to make a distance। ये चीज़ रख के इम्यूनिटी को बूस्ट रखें, इंशाल्लाह इनको एज सच कोई इन्फेक्शंस नहीं। ठीक है, चलें आदिल महमूद हैं फैसलाबाद से, इनकी भी कॉल ले लेते हैं, उसके बाद कुछ व्हाट्सएप के सवाल भी शामिल करेंगे। आदिल, क्या सवाल करना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी आदिल, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, सवाल कीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सांस का फूलना और साथ हार्ट बीट तेज होना, ये कोरोना का सिम्टम तो नहीं हो सकता ना? देखिए, ये प्रॉब्लम ये होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि आपका जो सांस का फूलना है या हार्ट रेट तेज़ होती है,
ये आपके लंग से ज़्यादा इश्यूज़ हैं। अगर लंग का इशू ये है कि अगर आपके फीवर के साथ है, आपको खराश हुई है, अगर आप किसी ऐसे इलाके से क्वारंटाइन यानी ऐसे लोगों से मिल के आए हुए हैं जिनको ये आपको लगता है कि उनको ये कोरोना का इन्फेक्शन था, ऑफ कोर्स उनको ये प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज़ ऐसे मुझे नहीं लगता कि ऐसे डायरेक्टली उनको हिट करे, लेकिन आपको ऑफ कोर्स आपको आपके डॉक्टर के साथ रुजू रहना ज़रूरी है, जिनको आपकी पास्ट हिस्ट्रीज पता है। अगर सांस का फूल रहा है तो भी उनको पता होगा कि अगर COPD का पेशेंट तो नहीं है, या नमूनिया उसको रिपीटेडली हुआ है नहीं हुआ, एलर्जी एंड अस्थमा हुआ है नहीं हुआ, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट हिस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिल वी नीड ऑल टाइम, एक कोई भी पेशेंट आता है हॉस्पिटल में तो वी नीड जनरलाइज हिस्ट्री हमें के बगैर हम आगे कोई चीज़ ना बता सकते हैं ना उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी पिछली हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, व्हाट्सएप पे भी कुछ सवाल आ रहे हैं। जो मुख्तलिफ वैक्सीन होती हैं, पोलियो वैक्सीन, TB वैक्सीन, ये जिन लोगों ने ली हुई होती हैं, क्या उनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग होता है और ये कुछ है इस कोरोना के खिलाफ लड़ने में? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये पोलियो का सवाल आपने किया, पोलियो या जो भी वैक्सीन्स हैं इससे कोरोना की कोई रिलेशन नहीं है। आप अगर कहते हैं कि किसी ने कह दिया कि BCG लगा हुआ था, ट्यूबरक्लोसिस वाले मुल्कों में ये ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीनेटेड वाले मुल्कों में ये चीज़ कम होगी, ऐसा ये अभी तक WHO ने सिर्फ एक गाइडलाइन के तौर पे एक बात कही होगी। यानी हर हॉस्पिटल, हर मुल्क, हर लोग अपनी अपनी चीज़ें, अपनी थ्योरीज पेश कर रहे हैं। स्टिल वी डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट गाइडलाइंस कि इससे ये ठीक हो जाएगा। जो चीज़ मेरे लिए मुझे लगेगी मैं ट्रीट कर सकता हूँ, मैं वो ट्रीट करूँगा। अदरवाइज कोई वैक्सीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, वैक्सीन का ताल्लुक उसी इन्फेक्शन से है जो इन्फेक्शन के लिए वो वैक्सीन दी जा रही है। सही। कराची से एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, मिसेस रफीक। मिसेस रफीक, आप क्या पूछना चाहेंगी? जी मिसेस रफीक, बताइएगा क्या सवाल है? ये असल में मैं रफीक अहमद बात कर रहा हूँ। मेरा असल हमजुल्फ है जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, तो उनको 6 दिन से जो है गले में इन्फेक्शन है, खराश है गले में, और वो उनको जो है वहम हो गया है कि भाई मुझे कोरोना तो नहीं, अल्लाह ना करे। अब तीन डॉक्टरों से चेंज करके दवाई भी ले लिए, अब गले में खराश है, हल्का सा टेम्परेचर हुआ, तो वीकनेस बहुत आ गई है उनको। तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई उनको खुदा ना खास्ता वो टेस्ट करा लें या मसला लें, या मतलब कोई ऐसी बात तो नहीं है। हॉल के हिसाब से अगर कोई भी ऐसा सिम्टम आता है तो वी ऑल डॉक्टर्स एडवाइस कि अगर कोई भी ऐसे सिम्टम्स आए हैं तो यू गो फॉर PCR टेस्ट, जो इंडस हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, आगा खान और SIUT में हो रहे हैं। इसमें डाव, सिविल और इंडस, ये तीनों जगह पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये टेस्ट हुए जा रहे हैं। पहले वो आप इसका तरीका किया है कि आप जाएंगे और डॉक्टर विल विजिट यू, आपको डॉक्टर देखेगा अपने SOPs रख के, और इसके बाद आपकी हिस्ट्री लेगा, आपका डायग्नोसिस बनाएगा, इसके बाद वो आगे सेकंड स्टेज पे भेजेगा आपको टेस्ट पे। तो आपका टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो, और अगर नहीं भी आ रहा तो अगर ये सिम्टम्स हैं भी, तो वैसे भी हम कहते हैं कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, ज़्यादा बेटर है निस्बतन कि आप अगर शक की बुनियाद पे भी अगर आपने आइसोलेट कर लिया अपने आप को घर में एक रूम में, तो आप दूसरे लोगों को इन्फेक्शन नहीं देंगे। तो अगर कोई चीज़ अगर इन्फेक्टेड हुई हुई, अगर फर्ज करें कोई और वायरस भी हुआ हुआ है, तो और हम OPDs में बैठ के भी आपको यही समझा रहे होते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को दूर रखें और आइसोलेट रखें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो डॉक्टर साहब, ये आइसोलेशन का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होना चाहिए? कितने दिन तक इनको इंतजार करना चाहिए? अगर ये सिम्टम्स मौजूद हैं तो फिर कितने दिन बाद ये टेस्ट की तरफ जाएं? देखें, अगर एक पेशेंट आ रहा है, एक पेशेंट आया है जिसको फर्स्ट डायग्नोसिस हुआ कि यार मुझे ये इन्फेक्शन हो गया है, या कोई पेशेंट है जिसको इन्फेक्शन ही नहीं है, तो और इसको हल्का सा माइल्ड, जैसे अभी ये लास्ट सवाल था जिसमें माइल्ड सी कफ हो रही है या हल्का सा फीवर हो रहा है, वो अपने आप को आइसोलेट कर ले, 3-4 दिन आइसोलेट करे, देखे कि अगर मैं सही हो रहा हूँ तो फिर इसके बाद और इम्यूनिटी को बूस्ट करे, इसके बाद वो देखेगा अगर मैं ठीक हो रहा हूँ तो वक्त थोड़ा कम है। ये बताइएगा कि ये माइल्ड, सीवियर और क्रिटिकल, इसमें तीनों स्टेजेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे जरा लोग की आसानी के लिए? अच्छा, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड में देखें, माइल्ड में तो ये आपको बता दूं, जैसे ये पिछला सवाल जो था जिसमें हल्की सी खांसी और हल्का सा बुखार हो सकता है, अगर उस पर भी अगर आपने टेस्ट करा लिया और PCR पॉजिटिव आ गया और आप शिफ्ट हो गए मॉडरेट पे, मॉडरेट का मतलब है कि आपको बहुत सीवियर किस्म का गले में खराश हुई और ब्रीदिंग इश्यूज आ गए, और ब्रीदिंग इश्यूज आने के फ़ौरन बाद आपकी सांस लेना मुश्किल हो गई, और उसके बाद हाई ग्रेड फीवर 104, 105 हो गया, तो यू हैव टू गो फॉर अ हॉस्पिटल
कि आपने हॉस्पिटल में जाके आपको इसको एवेल्यूएट कराना है, आइदर माय सिम्टम्स ऑफ कोरोना और कोविड-19 इज़ पॉजिटिव और नॉट, ये मॉडरेट की तरफ है या मैं सीवियर की तरफ जा रहा है। सीवियर का मतलब तो ये है कि आपने लैंड ही अगर फर्स्ट कर घर में आपने किसी को बताया नहीं, जो बहुत आवाम कर रही है, लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है और लोग क्या कर रहे हैं, अगर इन्होंने छुपा के पीसीआर का टेस्ट करा लिया या नहीं भी कराया, अगर उनको सिम्टम्स लग भी रहे हैं तो ये लोग आगे बता नहीं रहे। तो हमारे लिए तो गाइडलाइंस में ये भी प्रॉब्लम हो रहा है कि हमें ये रेशियोज पता नहीं चल रहा है कि कितने रेशियोज हैं। ये एक बहुत बड़ी मिसगाइडेंस फ्रॉम अवाम भी हो रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक लास्ट कॉलर भी शामिल कर लेते हैं, हमारे पास वक्त कम है। उमरकोट से हैं रजा। रजा, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैम, मेरा ये सवाल है कि हम रोज़ाना अपनी ऑफिस के लिए ट्रेवल करते हैं तकरीबन 60 किलोमीटर, तो इस दरमियान हम बाइक पर होते हैं तो काफ़ी सारे लोग हमें बिल्कुल जो है ना नियर अबाउट टच करते हैं कि कोई हमसे कोई चीख कर जा रहा है, कोई खास कर जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, इसमें काइंडली आप गाइड कीजिएगा कि हम किस तरह से खुद को बचा सकते हैं कि अल्लाह ना करे अगर किसी में कोई सिम्टम है या कोई इशू है, लेकिन हमारी तो मजबूरी है कि हम बिल्कुल उनके पास से गुजरे होते हैं। देखिए, आप सिम्टम्स है, सिम्टम्स एक ही बात है कि सिम्टम्स देखिए 2 किस्म के हैं। आपको मैंने पिछले इसमें भी बताए जा रहा हूँ कि आपको बचाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट इज़ आप अपने आप को थोड़ा सा दूर रखेंगे। दूसरा, अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग में एज सच वो इन्फेक्शन नहीं आता, क्योंकि ये इन्फेक्शन की जो है ये आपकी खड़े रहने से, बात करने से, अगर आपके जो मुंह के जो थूक है वो जब उड़ रही होती है तो वो पैरामीटर से आप एक दूसरे को इन्फेक्शन करते हैं। नाइदर कि आपने अगर मास्क पहना है, दूसरे वाले ने भी मास्क पहना, हाथ लगाने से अगर हाथ में इन्फेक्शन है तो मेरे हाथ से इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपने हाथ ही अगर आपने अपनी बाइक को डिसइंफेक्टेड किया है सुबह निकलने से पहले, अपने आप हाथ को डिसइंफेक्टेड किया हुआ है, सामने वाले ने भी किया हुआ है, और अगर आपने मास्क पहना हुआ है तो आपने इसका मतलब आपको इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। क्योंकि हाँ, अगर आप कहीं जगह इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं और अगर आप बात करें विदाउट ए मास्क और आपको इन्फेक्शन उसको भी है या आपको भी है और आपको भी नहीं है और सिर्फ उसको है, तो हो सकता है कि उससे इन्फेक्शन हो, क्योंकि वो इन्फेक्शन 3 घंटे तक उस एयर में रहता है आपकी हाइट पे। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आवाम को बताना चाहता हूँ, इब्राहिम यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपको मुस्तकबिल में मजीद भी ज़हमत देते रहेंगे। और जी डॉक्टर साहब, शॉर्टली मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ, जो बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इस जो वॉकवे थ्रू टनल्स में। WHO गाइडलाइंस के हिसाब से ये वॉकवे टनल्स आर यूजेस, और प्लीज़ इस पे इन्वेस्ट नहीं करें, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करेंगे एज ए अस्थमा एलर्जी स्पेशलिस्ट, मैं इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहा हूँ और लोगों की हिस्ट्रीज पढ़ रहा हूँ और WHO की तरफ से गाइडलाइंस भी ये है